हेलो एवरीवन, लेट अस स्टार्ट टुडेस टॉपिक। हम देख रहे थे एडवांस टैक्स लॉज में फॉरेन ट्रेड पॉलिसी, जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है बिकॉज एक क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में इस चैप्टर में से मिलेगा, तो जिसका वेटेज अराउंड 4 to 5 मार्क्स रहने वाला है। ठीक है, तो उसी के बारे में हम बात कर रहे हैं। आगे कंटिन्यू करते हैं। 2 लेक्चर्स हमने ऑलरेडी देखे, उसमें कुछ स्कीम्स के बारे में बात हुई, एडवांस ऑथोराइजेशन देखा, DFIA देखा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्कीम पे हम जा रहे हैं, हमने बात करनी है आज, दैट इज रिगार्डिंग द EPCG स्कीम। इसको बोलते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स स्कीम। ठीक है, और बहुत ही सिंपल सी स्कीम है, इतना कुछ प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। जैसे हमने 2 स्कीम्स में एक बेस क्रिएट कर लिया है, तो अब आपको टर्म्स एंड कंडीशंस को समझने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। वैसे ये स्कीम्स बहुत टेक्निकल और डिटेल्ड होती है, बट आपको अभी सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन देके फ्री कर दिया कि एटलीस्ट आपको कुछ तो आइडिया हो कि FTP होता क्या है। ठीक है, तो बिल्कुल ही अनअवेयर होने से बेटर है कि थोड़ा बहुत नॉलेज आपको होना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने एक इंट्रोडक्टरी लेवल पे आपको स्कीम का एक से शॉर्ट नोट जैसे ही दिया है, ज़्यादा डिटेल में नहीं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स का जो स्कीम है, उसके कंसेप्ट में बता रहे हैं कि इट रिलेट्स टू द इम्पोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स एट जीरो ड्यूटी। ठीक है, द बेनिफिट ऑफ द जीरो ड्यूटी सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस एंड अदर कंडीशंस। यहाँ पे ये बोला है कि आप कैपिटल गुड्स इंपोर्ट करें। कैपिटल गुड्स मतलब मशीनरी एंड प्लांट, उसके ऊपर जो इम्पोर्ट ड्यूटी लगती है वो हम आपको माफ कर देंगे, चार्ज नहीं करेंगे, ऑन अ कंडीशन के सामने आपको एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस फुलफिल करने पड़ेंगे। तो आपके किए गए एक्सपोर्ट्स अगर हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करेंगे तो अच्छी बात है। हमने जो कैपिटल गुड्स आपको अलाउ किए विदाउट इम्पोर्ट ड्यूटी, तो वो आप कंटिन्यू करें। अगर फुलफिल नहीं कर पाते आप कंडीशंस, तो फिर बाद में हम रिकवरी भी कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ें पॉसिबल होती है। तो वही प्रोसीजर की यहाँ बात कर रहे हैं। तो जो स्कीम है उसके बारे में आगे भी डिस्कस कर लेते हैं। इंटेंशन तो एक ही है, ऑब्जेक्टिव वही है कि कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट करना इंडिया में, जो अच्छी क्वालिटी के कैपिटल गुड्स हैं, इंटरनेशनल लेवल की जो टेक्नोलॉजी है उसको लेके आना यहाँ पे, और सामने अच्छे से अच्छे गुड्स को एक्सपोर्ट कर पाना उसकी वजह से, ताकि हम इंपोर्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो एक इन्वेस्टमेंट ही है, ताकि एक्सपोर्ट्स में और ज़्यादा हमें बेनिफिट हो सके। स्कीम्स में बोला है द इम्पोर्ट कैपिटल गुड्स बाय एंजॉइंग द जीरो ड्यूटी बेनिफिट फर्स्ट एंड देन फुलफिल। वही चीज़ रिपीट हो रही है पोस्ट द एक्सपोर्ट EPCG। इसमें बोल रहे हैं द कैपिटल गुड्स आर इम्पोर्टेड फर्स्ट बाय पेइंग द इम्पोर्ट ड्यूटी, देन द रेमिशन ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी इज क्लेम। तो यहाँ पे दोनों ऑप्शन है, या तो आप कैपिटल गुड्स पहले से EPCG स्कीम में ही क्लेम कर लो, मतलब वो प्री एक्सपोर्ट और पोस्ट एक्सपोर्ट हो गया। तो प्री एक्सपोर्ट वाले में आप पहले ही कैपिटल गुड्स के ऊपर ड्यूटी फ्री इंपोर्ट्स कर लो और फिर बाद में एक्सपोर्ट्स कर देना, तो बात वहीं खत्म हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन जो है पोस्ट एक्सपोर्ट EPCG, इसमें क्या होगा कि इंपोर्ट के टाइम पे तो आपको जो है कैपिटल गुड्स के ऊपर ड्यूटी देनी पड़ेगी, लेकिन जब आप उससे बनाए गए गुड्स एक्सपोर्ट करेंगे तो कैपिटल गुड्स पे दी गई इंपोर्ट ड्यूटी का आपको जो है रिफंड मिलेगा, दैट इज द रेमिशन स्कीम। तो रेमिशन भी पॉसिबल है। EPCG स्कीम फॉर कैपिटल गुड्स विच आर परचेज्ड इन इंडिया, उसकी भी बात करेंगे, जैसे जैसे आगे आएगा हम देखेंगे। अभी तो सिर्फ उन्होंने एक इंट्रोडक्शन दिया है। एलिजिबिलिटी, कैपिटल गुड्स हैव बीन डिफाइंड अंडर द FTP। ओके, डेफिनेशन आती है तो उसको कंसिडर करते हैं। सच कैपिटल गुड्स एलिजिबल मस्ट बी यूज्ड एज पर द एलिजिबल कंडीशंस। इन शॉर्ट उनकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन फुलफिल होगी तो काम होगा। कंडीशंस में देखें क्या क्या है। द स्कीम इज सब्जेक्ट टू द एक्चुअल यूजर कंडीशन and a certificate of installation in own premises shall be produced from excise department and other authorities। तो इन शॉर्ट ये आप खुद यूज़ कर रहे हैं तो आप इसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो आपको वो मशीन यूज़ करनी पड़ेगी, मतलब लेट आउट कर दी, लीज आउट कर दी, वो फैसिलिटी नहीं है यहाँ पे। एंड आपने अपनी खुद की प्रीमाइसिस में उस जो मशीन है या प्लांट है उसको, कैपिटल गुड्स को इंस्टॉल किया है, इसका सर्टिफिकेशन आपको एक्साइज डिपार्टमेंट या लोकल अथॉरिटीज से लेना होगा। इम्पोर्ट मस्ट बी मेड विद इन 18 months ऑफ द डेट ऑफ इशू ऑफ ऑथोराइजेशन, और इसमें कोई टाइम एक्सटेंशन नहीं होता है। इवन द कैपिटल गुड्स अंडर द स्कीम आर नॉट ट्रांसफरेबल टिल द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन इज फुलफिल्ड। तो यहाँ पे जो कैपिटल गुड्स आपने खरीदे हैं ना, वो आप किसी को बेच भी नहीं सकते जब तक एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन जो है फुलफिल नहीं हो जाता। लास्ट में बोला द इम्पोर्टर हैज टू अचीव द एक्सपोर्ट टर्नओवर ऑफ 6 times द अमाउंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी सेव्ड विद इन 6 years ऑफ ऑथोराइजेशन। अब देखिए इसका मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा है। आपने जब कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट किया तो एक्चुअली में तो वो टैक्सेबल थी ना, ड्यूटीएबल थी, लेकिन आपको तो स्कीम में बेनिफिट मिला। तो इंपोर्ट करने पे कितनी ड्यूटी सेव की, पहले तो ये पता कर लो। सपोज आपने 10 लाख रुपए ड्यूटी सेव किए, तो इसका मतलब ये है कि अगले 6 साल में आपको 10 लाख का 6 times, ठीक है, उससे गुड्स बना के एक्सपोर्ट करना पड़ेगा।
तो जो गुड्स अब उस मशीन से बनेंगे और एक्सपोर्ट होंगे अगले 6 साल का टोटल, पर एनम नहीं टोटल, वो कितना होना चाहिए, जितनी ड्यूटी अभी बचाई उसका 6 टाइम्स। तो अगर 10 लाख ड्यूटी बचाई तो उसका 6 टाइम्स कितना हो जाएगा, 60 लैक्स। उसकी बात यहाँ पे हो रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नीचे एग्जाम्पल में वही चीज़ समझाइए। अगर आप देखेंगे तो उन्होंने बोला है कि जब ड्यूटी मतलब जब मशीन इंपोर्ट की थी तो 25 लाख रुपए का बेनिफिट मिला था। तो अब सामने जब गुड्स आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उस मशीन से बनने वाले गुड्स, तो अगले 6 साल में कम से कम 1.5 करोड़ रुपए के गुड्स आपको एक्सपोर्ट करने पड़ेंगे। वो बात होगी। कैपिटल गुड्स डिफाइंड। अब कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन जो बोल रहे थे ना ऊपर एज डिफाइंड, तो वो यहाँ पे कौन कौन से हैं वो भी क्लैरिफाई कर लेते हैं। Capital goods means any plant, machinery, equipment or accessories which are required for manufacture or production either directly or indirectly of goods or for rendering services including those required for replacement, modernization, technological upgradation और expansion। तो पहले तो बोला कि वो प्लांट एंड मशीनरी या वो इक्विपमेंट या एसेसरीज जो मैन्युफैक्चरिंग में काम आती है, प्रोडक्शन में काम आती है, या तो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली, ठीक है, या फिर कोई सर्विसेज रेंडर करने में काम आती हो, ऐसे इक्विपमेंट्स हो तो भी चलेगा। जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं वो भी तो कुछ इक्विपमेंट्स यूज करते ही हैं, ठीक है। कोई भी सर्विस प्रोवाइडर का आप एग्जांपल ले लो, कोई टेक्नीशियन है, कोई रिपेयरिंग के लिए आया है, कोई ट्रीटमेंट कर रहा है, कुछ भी है, तो मशीन्स के बिना तो सब कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। इसमें उन्होंने बोला कि जो भी मशीन्स की बात हो रही है यहाँ पे वो रिप्लेसमेंट के लिए ज़रूरी है, मॉडर्नाइजेशन के लिए ज़रूरी है, टेक्नोलॉजी अपग्रेड करने के लिए कैपिटल गुड्स नेसेसरी है, बिजनेस एक्सपांशन के लिए नेसेसरी है, तो कोई भी रीज़न हो सकता है। It includes packaging the machinery and equipment, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट, पावर जनरेशन सेट, ये तो सारे एग्जांपल्स हो गए। तो हर इंडस्ट्री के आपको एग्जांपल्स यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। कंटेंट समरी देख लेते हैं। अंडर द ईपीसीजी स्कीम द इंपोर्ट ऑफ कैपिटल गुड्स विच आर रिक्वायर्ड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ द रिजल्टेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट स्पेसिफाइड इन द ऑथोराइजेशन इज परमिटेड एट निल कंसेशनल रेट ऑफ कस्टम ड्यूटी। तो या तो आपसे 0% ड्यूटी चार्ज की जाएगी या फिर आपको ड्यूटी में कुछ ना कुछ कंसेशन दिया जाएगा। दोनों ऑप्शंस यहाँ पे पॉसिबल है। दिस स्कीम एनेबल्स अपग्रेडेशन ऑफ टेक्नोलॉजी ऑफ द इंडिजीनियस इंडस्ट्री। फॉर दिस पर्पज द ईपीसीजी ऑथोराइजेशंस आर इशूड बाय द रीजनल अथॉरिटी ऑफ द डीजीएफटी ऑन द बेसिस ऑफ नेक्सस सर्टिफिकेट इशूड बाय एन इंडिपेंडेंट चार्टर्ड इंजीनियर। तो यहाँ पे बोला है कि ये स्कीम में अगर आपको टेक्नोलॉजी अपग्रेड करनी है तो बेटर रहेगा, फायदा मिलेगा आपको। और इसके लिए ईपीसीजी ऑथोराइजेशन अगर आपको चाहिए तो आपके जो लोकल एरिया के रीजनल अथॉरिटी है डीजीएफटी के, उनसे आपको एक सर्टिफिकेट मतलब ऑन द बेसिस ऑफ नेक्सस सर्टिफिकेट विच इज इशूड बाय एन इंडिपेंडेंट चार्टर्ड इंजीनियर। इसका मतलब ये कि एक चार्टर्ड इंजीनियर से आपको एक सर्टिफिकेट इशू करवाना पड़ेगा कि आप इस तरीके की जो मशीन इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं तो एक्चुअल में जो आपका बिजनेस है उसके हिसाब से ये आपके यूज़ की चीज़ है, काम की चीज़ है और जेन्युइन इंपोर्ट की बात हो रही है। और जो डीजीएफटी की रीजनल अथॉरिटी है उनको आप ये सबमिट करेंगे तब ईपीसीजी का ऑथोराइजेशन जो है वो आपको मिले, ठीक है। एट प्रेजेंट उन्होंने बोला है कि जो कस्टम ड्यूटी चार्ज की जा रही है इट इज़ 0%, तो अभी कोई कस्टम ड्यूटी नहीं है। फिर इसके बाद एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन कितना लगेगा, तो वही हमने देखा 6 टाइम्स वाला पॉइंट, वो सेम यहाँ पे पूरा रिपीट किया उन्होंने, वो बोला हुआ है। द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन अंडर द स्कीम is to be over and above the average level of exports which are achieved by the authorization holder in the preceding 3 licensing years for the same and similar products. EPCG authorizations are issued to the manufacturer exporters and the merchant exporter with or without supporting manufacturer and service provider। मतलब हर एक को कवर किया, मर्चेंट एक्सपोर्टर हो, साथ में उसको कोई सपोर्टिंग मैन्युफैक्चरर हो या ना हो, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर हो या फिर सर्विस प्रोवाइडर हो, कोई भी हो, कैपिटल गुड्स अगर आपको यहाँ पे इंपोर्ट करने हैं तो आप किसी भी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और बोल रहे हैं कि एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशंस जो हैं आपके, उसके हिसाब से, उस स्कीम के हिसाब से उन्होंने बोला कि जो आपका लाइसेंसिंग है उसके जो पहले 3 साल है, क्योंकि 6 साल का ड्यूरेशन है, तो पहले 3 साल में जितना भी आपने अचीव किया एक्सपोर्ट्स, उस एवरेज से 4th, 5th, 6th ईयर में आपका एवरेज बढ़ना चाहिए। तो आपको बिजनेस ग्रो करके भी दिखाना पड़ेगा, ये भी बोला है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ईपीसीजी स्कीम इज ऑल्सो अवेलेबल टू अ सर्विस प्रोवाइडर हु इज डेजिग्नेटेड सर्टिफाइड एज अ कॉमन सर्विस प्रोवाइडर बाय द डीजीएफटी और द स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन इन अ टाउन ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंस। मतलब आपको सर्टिफाई किया गया है कि आप एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, ठीक है। ईपीसीजी ऑथोराइजेशन इशूड टू अ सीएसपी gives details of the users
and the quantity of the export obligation which each user has to fulfill. The CSP as well as the specific user are under obligation to fulfill the export obligation under the scheme. तो यहाँ पे ये बोला गया है कि जो कॉमन सर्विस प्रोवाइडर का एक सर्टिफिकेट मिला है इसमें एक से ज़्यादा सर्विस प्रोवाइडर्स इंक्लूड होंगे, तो सबको वो ऑब्लिगेशन फुलफिल करने होंगे जिन ऑब्लिगेशंस की बात यहाँ पे ऊपर की गई है, जितना एक्सपोर्ट आपको करके दिखाना होता है वो अगर एक कॉमन सर्टिफिकेट है, कॉमन सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, तो उसके अंदर इंडिविजुअली जितने लोग कवर्ड हैं, एक ग्रुप है, इन शॉर्ट एक ग्रुप है और कुछ नहीं है, तो ग्रुप के अंदर जितने लोग कवर्ड हैं सबको ये कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी. द EPCG ऑथराइजेशन स्पेसिफाइज द वैल्यू क्वांटिटी ऑफ द रिजल्टेंट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट टू बी एक्सपोर्टेड अगेंस्ट इट. ठीक है. In the case of manufacturer, merchant, service exporters, such EO that the export obligation is required to be fulfilled by exporting goods manufactured or capable of being manufactured or services rendered by the use of capital goods imported under the scheme. ये हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, उन्होंने रिपीट किया उसको. नेक्स्ट पॉइंट में बात की है बैंक गारंटी की. हमने लास्ट स्कीम में भी देखा था कि अगर आप विदाउट पेइंग ड्यूटी अगर आप इंपोर्ट करते हैं तो बैंक गारंटी तो देनी पड़ेगी कि अगर बाद में एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन फुलफिल नहीं किया तो रिकवरी कैसे होगी, तो उसकी गारंटी चाहिए. तो यहाँ पे बोला है कि आपको गारंटी कितने अमाउंट की देनी है. इसमें दो रेट्स हैं. उन्होंने बोला कि मर्चेंट एक्सपोर्टर है तो 100%, मैन्युफैक्चरर एक्सपोर्टर है तो 25%, इतनी आपको बैंक गारंटी देनी होगी. और वही डिफरेंशियल रेट का जो कंसेप्ट था हमारा कि जितनी इंपोर्ट ड्यूटी आपने बचा ली अलॉन्ग विद इंटरेस्ट आपसे रिकवर करनी हो तो कैसे करें, तो आपको डिफरेंशियल ड्यूटी बोला है, इंटरेस्ट नहीं बोला है. ड्यूटी के अमाउंट का 100% 25% वैसे बोला है. नेक्स्ट पैराग्राफ भी रिपीट है, हमने देखा था, सेम है. इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रॉपर अकाउंट ऑफ फुलफिलमेंट द EPCG ऑथराइजेशन होल्डर इज रिक्वायर्ड टू इंडिकेट द ऑथराइजेशन नंबर डेट ऑन द बॉडी ऑफ द शिपिंग बिल. मतलब ये तो डॉक्यूमेंटेशन जब आप करेंगे तो हर जगह आपको वो EPCG ऑथराइजेशन का नंबर और वो सब जो है इन्फॉर्म करना पड़ेगा. पेपर वर्क प्रॉपरली होना चाहिए. आफ्टर ऑब्टेनिंग द एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन डिस्चार्ज सर्टिफिकेट फ्रॉम DGFT, कि भाई जितना आपने हमसे बोला था लास्ट 6 ईयर्स में हमने उतना डिस्चार्ज कर दिया है, हमारी मतलब ऑब्लिगेशन जो फुलफिल कर दी है, तो अब हमें एक सर्टिफिकेट इस चीज़ का मिलना चाहिए. DGFT वो आपको प्रोवाइड करेंगे. द ऑथराइजेशन होल्डर produces the same before the customs for the purpose of obtaining the redemption of bond. वो जो बॉन्ड भरा था ना आपने, वो रिडीम करवाने के लिए, उसको कैंसिल करवाने के लिए सर्टिफिकेट चाहिए. दिस इज टू इंश्योर दैट द ऑथराइजेशन होल्डर मेंटेन्स द स्पेसिफाइड लेवल ऑफ एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन थ्रू आउट द पीरियड इन एडिशन टू द एवरेज एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन. तो जो हमने देखा था वो पहले 3 साल का जो आपका एक्सपोर्ट्स रहा उसमें फिर इंक्रीमेंट होना चाहिए और फिर आगे वो मेंटेन होना चाहिए, तो उसकी बात हो रही है. रिवीजन में बहुत सारे क्वेश्चन अगेन रिपीट होंगे जैसे हमने पहले भी बात की थी. एक बार अब आप इसको रीड करके देखेंगे तो आई डोंट थिंक ये प्रॉब्लम आएगा, बिकॉज 2 स्कीम्स में हमने ऑलरेडी ये पार्ट डिस्कस किया, तो बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आई जाएंगी. कोई स्पेसिफिक पॉइंट में अगर आपका डाउट आता है तो आप पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात उसमें नहीं. ठीक है. तो ये हमने देखा. ऑथराइजेशन पीरियड ऑथराइजेशन कब तक वैलिड रहेगा, उसकी वैलिडिटी का ड्यूरेशन क्या है. अलग अलग स्कीम्स के लिए वैलिडिटी पीरियड अलग से दिया हुआ है. ये एक्सपोर्ट ऑथराइजेशन, एडवांस, DFIA, जेम्स ज्वेलरी के लिए इसमें 12 मंथ्स बोला. कुछ और आइटम्स हैं इसके अंदर उन्होंने 24 मंथ्स बोला. अब ये हमारे लिए जो है सिर्फ याद रखने वाली ड्यूरेशन है. इंपोर्ट ऑथराइजेशन फॉर रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स में 18 मंथ्स, EPCG में भी 18 मंथ्स और डीम्ड एक्सपोर्ट में 12 मंथ्स. ठीक है. 12 मंथ्स या फिर प्रोजेक्ट ऑथराइजेशन वाली जो डेट थी विच एवर इज मोर, ऐसे करके बोला. तो ये ड्यूरेशन जो है वो आप अगर याद रख सकें तो अच्छी बात है. कहीं अगर उन्होंने इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन आपको पूछ लिया, कुछ मैच करना है या रिलेट करना है तो याद आना चाहिए, वो आप ध्यान रखना. चलिए आगे बढ़े. इसके बाद C पॉइंट है, ये भी एक छोटी सी कंडीशन है, ये हम एक बार कवर कर सकते हैं, इतना डिटेल्ड नहीं है. यहाँ पे इन्होंने बोला स्टेटस होल्डर स्कीम. अब स्टेटस होल्डर जो स्कीम है उसमें ऐसा है कि आप जितने लेवल का एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब पूरे साल में जितने US डॉलर्स में कन्वर्टेड वैल्यू में आप एक्सपोर्ट करते हैं उस हिसाब से आपके एक्सपोर्ट हाउस को स्टार रेटिंग और बेनिफिट्स दिए जाते हैं. तो देखिए कैटेगरी आपके सामने. 1 स्टार एक्सपोर्ट हाउस उसे बोलते हैं जिसका पूरे साल में एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस है 3 मिलियन US डॉलर्स. ठीक है. वो भी FOB वैल्यू पे. 2 स्टार मतलब 25 मिलियन, 3 स्टार मतलब 100 मिलियन, 4 स्टार मतलब 500 मिलियन एंड 5 स्टार एक्सपोर्ट हाउस मतलब 2000 मिलियन डॉलर्स. आप रुपये में कन्वर्ट करके गिनते रहना आराम से, या मेरे हिसाब से वेकेशन में गिनना तो भी चलेगा. अब यहाँ पे नेक्स्ट बोला है उन्होंने
कंडीशंस विच आर गिवन फॉर द ग्रांट ऑफ द स्टेटस, क्या कंडीशन फुलफिल करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले जो कंडीशन है उसमें इन्होंने बोला द एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज नेसेसरी इन एटलीस्ट 2 आउट ऑफ 3 ईयर्स। तो पिछले 3 साल का आपको ड्यूरेशन देखा जाएगा, उसमें से एटलीस्ट 2 साल आपका ये परफॉर्मेंस रहना चाहिए, ये बोला है। एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस इज नॉट ट्रांसफरेबल, एक्सपोर्ट्स मेड ऑन री एक्सपोर्ट बेसिस इज नॉट काउंटेड। ठीक है, पहले एक्सपोर्ट किया, इंपोर्ट किया, फिर एक्सपोर्ट किया, वो नहीं होगा। एक्सपोर्ट ऑफ आइटम्स अंडर ऑथोराइजेशन आइटम्स आर इंक्लूडेड। अब ये SCOMET जो बोला है, दिस इज स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटीरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। एक एब्रीवेशन है वो, और कुछ नहीं है। ठीक है, आप उसको नोट करके रख लेना, स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटीरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो वो भी इंक्लूड है। प्रिविलेजेस क्या मिलते हैं स्टेटस होल्डर्स को, मेन बात तो वही है। ऑथोराइजेशन एंड कस्टम क्लियरेंसेज में बी ग्रांटेड ऑन सेल्फ डिक्लेरेशन बेसिस। ठीक है, आप सेल्फ डिक्लेरेशन पे भी क्लियरेंसेज ले सकते हैं। SION जो है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट नॉर्म्स, दे मे बी फिक्स्ड फॉर देम ऑन प्रायोरिटी बेसिस विद इन 60 डेज। पहले आपका काम होगा। एग्जेम्पशन फ्रॉम बैंक गारंटी नहीं जरूरत है। कंपलसरी नेगोशिएशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स थ्रू बैंक्स, वो भी जरूरी नहीं है, आप खुद से भी डॉक्यूमेंट रख सकते हैं। एक्सपोर्ट वेयर हाउसेज परमिटेड फॉर 2 स्टार अबव होल्डर्स। तो 2 स्टार से ऊपर वाले जो हैं उनको एक्सपोर्ट वेयर हाउस का एक्सेस मिलेगा। 3 स्टार एंड अबव होल्डर्स गेट फैसिलिटी ऑफ एक्रेडिटेड क्लाइंट्स प्रोग्राम। ये एक अलग स्कीम है, इसके बारे में अभी बात नहीं हुई है। सेल्फ सर्टिफिकेशन ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन इज अलाउड, मतलब गुड्स कहाँ पे बने हैं, कहाँ का ओरिजिन है एंड ऑल, तो वो आप खुद ही सर्टिफाई कर सकते हैं। ऐसे प्रिविलेजेस मिल जाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बेनिफिट्स जो हैं वो यहाँ पे इनको प्रोवाइड किए जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जो एक्सपोर्ट्स बढ़ा रहा है वो कंट्री के लिए कुछ कर रहा है, वैसे गवर्नमेंट देख रही है, तो ऑब्वियसली बेनिफिट देना बनता है। ठीक है, अब इसके बाद जो नेक्स्ट रिवॉर्ड स्कीम है वो हम फिर नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कवर करेंगे, और उसके प्रोसीजर के साथ ही हम चैप्टर को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। तो कोई क्वेरी है, कुछ डाउट्स हो इसके बारे में, तो आप एनी टाइम मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हम उसको डिस्कस करके कंप्लीट करेंगे। थैंक यू सो मच।